स्टडी आई8 में आपका स्वागत है। आज हम 27 फरवरी के करंट अफेयर्स के वीडियो को लेके आए हैं। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला प्रश्न है, रियो ओपन टेनिस ATP 200 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज, बी डिएगो शॉर्ट्समैन, सी सानिया मिर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्लोस अल्कराज। कार्लोस 18 वर्षीय कार्लोस अल्कराज ने रियो ओपन टेनिस ATP 500 खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। ये 18 वर्ष के खिलाड़ी हैं। ये 18 वर्ष के खिलाड़ी हैं। इन्होंने फाइनल में डिएगो शॉर्ट्समैन को हराया और इस खेल का आयोजन रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का दूसरा प्रश्न, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान योजना को कितनी अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 31 मार्च 2020, यहाँ 2020 होगा। यहाँ 2020 होगा। 31 मार्च 2020 नहीं, ये हाँ 2020 होगा। ऑप्शन बी 30 अप्रैल 2028, सी 31 मार्च 2029, डी 31 मार्च 2026। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 31 मार्च 2026। 31 मार्च 2026 को इस शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान योजना को अवधि को जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना का नया चरण 1600 परियोजनाओं का समर्थन करेगा। यह राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियान योजना के नए चरणों को नई शिक्षा नीति, सबसे बड़ी बात ये क्या है कि नई शिक्षा नीति की कुछ सिफारिशों को लागू करने के लिए इस योजना का डिजाइन किया गया है। बात करें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2000 की शुरुआत 2013 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य संसाधनों की गुणवत्ता में सुधार करना और संभवतः शैक्षणिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बात करें वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन हैं, तो ये धर्मेंद्र प्रधान हैं। और धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से आते हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का तीसरा प्रश्न, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FDSC की 25वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी गुड़गांव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई में केंद्रीय बजट 2022-23 के बाद ये पेश करने वाली पहली उच्च स्तरीय ये बैठक आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था 25वीं बैठक की वित्तीय जो देश की जो वित्तीय स्थिरता है और उसके विकास परिषद के विभिन्न आदेशों और वैश्विक घरेलू के मैनेजर उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का चौथा प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्वकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए संजीव मेहता, बी संजीव सन्याल, सी संजय सिंह,
डी सुमित संधू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजीव सन्याल। संजीव सन्याल प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें संजीव सन्याल का कार्यकाल 2 साल का होगा। इन्होंने संजीव सन्याल ने वित्त मंत्रालय में महामारी के दौरान आर्थिक नीतियों को तैयार करने की भी सलाह दिए थे। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 5वां प्रश्न, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की योजना की घोषणा की है? ऑप्शन ए 2022, बी 2023, सी 2026, डी 2031। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 2031। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में 2031 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को आधिकारिक तौर पर बंद करने की घोषणा की है। नासा ने इस योजना को खत्म करने की प्रक्रिया के लिए प्रशांत महासागर के बीच पॉइंट नीमो नामक एक स्थान है जहां अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को डुबा देना है उस जगह को, और इसलिए उस पूरे दुनिया में पॉइंट नीमो को अंतरिक्ष स्टेशन का कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 6ठा प्रश्न, हाल ही में ऋचा घोष ने क्रिकेट के किस फॉर्मेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली भारतीय की महिला बन गई है? ऑप्शन ए वनडे, बी T20, सी टेस्ट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वनडे फॉर्मेट में विकेट कीपर ऋचा घोष ने बल्लेबाजी करते हुए वनडे में 26 गेंदों में अपना अर्धशतक बनाकर भारतीय महिला खिलाड़ी की सबसे तेज बल्लेबाज बन गई है। वहीं बात करें, इससे पहले इनका रिकॉर्ड वेदा कृष्णामूर्ति का रिकॉर्ड तो ये था, जिन्होंने 26 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 7वां प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना को कितने फरवरी तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन ए 25 फरवरी, बी 26 फरवरी, सी 27 फरवरी, डी 28 फरवरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 28 फरवरी तक इस योजना को भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने PM केयर योजना को बढ़ा दिया है। बात करें, इस योजना को पहले 31 दिसंबर तक ही लागू किया गया था, लेकिन इस योजना का पात्र पूरा नहीं होने कारण इस योजना को 28 फरवरी तक बढ़ाने की घोषणा की गई है। बात करें इस योजना के लिए पात्र कौन कौन होंगे। इस योजना में वैसे व्यक्ति पात्र जिनके माता पिता 18 वर्ष की आयु से कम उम्र में देहांत हो गए हैं, वही इसके लिए PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के लिए पात्र होंगे। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 8वां प्रश्न, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कितने फरवरी को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 फरवरी, बी 23 फरवरी, सी 24 फरवरी, डी 25 फरवरी।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 24 फरवरी। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यह एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यह हाँ, बात करें सबसे महत्वपूर्ण इनडायरेक्ट टैक्स की तो वो जीएसटी है। जीएसटी संविधान का 101वां संविधान संशोधन है, 101वां संविधान संशोधन है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। विजय केलकर समिति में विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी को लागू किया गया था। बात करें आयकर और निगम कर, ये दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं और ये दोनों टैक्स चलैया समिति का संबंध के सुधार पर ये लागू किया गया था। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 9वां प्रश्न, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना PMAYG डैशबोर्ड को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी गिरिराज सिंह, सी राजनाथ सिंह, डी RK सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। बात करें गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र बेगूसराय है। बेगूसराय है। और वहीं बात करें प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना का, तो इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य 2022 तक सभी व्यक्ति को अपना घर होगा, इसका मुख्य उद्देश्य यही था। डैशबोर्ड का मतलब क्या है? जो डैशबोर्ड गिरिराज सिंह के द्वारा लॉन्च किया है, इसका मतलब ये है कि PMAGY के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाए और सभी व्यक्तियों को घर सुनिश्चित हो। वहीं बात करें 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया गया था और उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 को लॉन्च किया गया। वो कहाँ लॉन्च किया गया था? बलिया में। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया और उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 को बलिया में। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य था गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाना था। और वहीं उज्ज्वला योजना जो हाल फिलहाल में उज्ज्वला योजना 2.0 जो अगस्त 2021 में महोबा में शुरू किया गया, ये भी उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य है कि 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन उपलब्ध कराना लोगों को। वहीं बात करें सौभाग्य योजना की, तो सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना को 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। वहीं बात करें नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी है, गिरिराज सिंह का बेगूसराय, राजनाथ सिंह का लखनऊ, RK सिंह का आरा। RK सिंह मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक उच्च पद के अधिकारी भी रह चुके हैं। इन्होंने पहली बार चुनाव 2014 में आरा से ही लड़ा और दूसरी बार 2019 में भी आरा से ही, दोनों बार
जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 10वां प्रश्न, हाल ही में किस देश ने खैबर बस्टर मिसाइल नामक नई मिसाइल का अनावरण किया है? ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी कुवैत, डी सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर है ईरान। ऑप्शन ए ईरान। ईरान ने लंबी दूरी की मिसाइल खैबर बस्टर नामक मिसाइल का अनावरण किया है। यह मिसाइल जो है सॉलिड फ्यूल से चलने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 1450 किलोमीटर है। बात करें ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की नई मुद्रा तोमान है। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हैं। वहीं बात करें ईरान के ही आसपास के, तो हार्मू जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। कौन? हार्मू जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। बात करें ईरान में भारत का क्या क्या बनाया है, तो भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह बनाया है। चाबहार बंदरगाह बना रहा है। भारत चाबहार बंदरगाह बनाने का मुख्य उद्देश्य ग्वादर बंदरगाह को काउंटर करना है। और वही बात करें ईरान में, तो ईरान में रामसर कन्वेंशन भी ईरान में हुआ था। ये 2 फरवरी 1971 में हुआ था। यह कन्वेंशन आर्द्र भूमि से संबंधित है। अब बात करें भारत में वर्तमान में 49 रामसर साइट हैं, जो 2 हाल फिलहाल में शामिल किया गया है, एक गुजरात का और एक उत्तर प्रदेश का। इनके बारे में बस इतना ही। आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहे रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को किस खेल में हरा दिया है? ऑप्शन ए हॉकी, बी बैडमिंटन, सी शतरंज, डी टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शतरंज। शतरंज के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शतरंज खेल में उन्हें हरा दिया है। मैग्नस कार्लसन की बात करें तो मैग्नस कार्लसन दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। और इनकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि 2011 से लेकर अब तक दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। वहीं यह मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के हैं। वहीं बात करें भारत की, तो भारत के माइंड मास्टर के नाम से माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं, जिन्हें उनका माइंड मास्टर उनका विश्वनाथ आनंद का ऑटोबायोग्राफी है। और विश्वनाथ आनंद भारत के पुरुष में पहले ग्रैंड मास्टर हैं। इन्हें शतरंज का जादूगर भी कहा जाता है। विश्वनाथ आनंद को प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 1991-92 में दिया गया था।
वहीं विजयालक्ष्मी को भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर है। और एक और है, इनका नाम है, एक महिला और है, उनका नाम है कोनेरू हम्पी, ये भी शतरंज की खिलाड़ी है। वहीं बात करें शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। इनके बारे में बस इतना ही। आज का बर्मा और अंतिम प्रश्न, समुद्री वन्य जीव अपराधों को रोकने के लिए हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। मरीन एलीट फोर्स का गठन करने का तमिलनाडु सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि वह समुद्र के जीवों की तस्करी को रोकना, शिकार को रोकना और समुद्री जीव की रक्षा करना। बात करें एलीट फोर्स का काम किस समुद्र के किस इलाके में होगा? तो एलीट फोर्स का जो अपराध रोकेंगे वो मन्नार की खाड़ी में ये अपराध को रोकेंगे, क्योंकि इसी एरिया में सबसे ज़्यादा समुद्री जीवों का तस्करी होता है, शिकार होता है, यही कारण। और वहीं बात करें तो राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु में ही स्थित है। डुगोंग का अर्थ होता है समुद्री गाय। डुगोंग का अर्थ होता है समुद्री गाय। तमिलनाडु की नृत्य कौन सी है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है। वहीं बात करें भारत में आठ कला शास्त्रीय नृत्य हैं। एक चीज़ और जाने, मीनाक्षी मंदिर जो है तमिलनाडु में ही वगई नदी के किनारे। मीनाक्षी मंदिर वगई नदी के किनारे हैं। यह जो मीनाक्षी मंदिर है यह द्रविड़ शैली की है। और यह मंदिर माता पार्वती को समर्पित है। द्रविड़ शैली की सबसे खास बात यह है कि यह पिरामिड नुमा आकृति का ये बना होता है। एक चीज़ तमिलनाडु में और जान लें, ये करंट है कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, जिसे T+2 अवार्ड्स भी दिया गया है। वहीं बात करें तमिलनाडु, तो इस तरह भारत का मैप है। भारत के पूर्वी भाग में कोरोमंडल तट पर लौटते हुए मानसून की वर्षा होती है इस इलाके में, और मालाबार के रीजन इधर होता है, ये अरब सागर इधर के एरिया से केरल के रीजन में मानसून का आगमन होता है। इनके बारे में बस इतना ही। और बात करें हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का भी हम जल्द ही वीडियो लाने जा रहे हैं, जिस पर हम काम कर रहे हैं, और अगले 1-2 दिन में वो उसका वीडियो हम डाल देंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद।